नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएएस एग्ज़ाम को लेकर प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। जैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चर्चा की शुरुआत उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस के साथ करते हैं जो एक परंपरा बन चुकी है। हर सेमिनार में, किसी कोचिंग की ओपनिंग में या फर्स्ट क्लास में जनरली स्टूडेंट्स यही क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर्स भी वही जवाब देते हैं। ये एक रिवाज बन चुका है। स्टूडेंट्स भी इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको पूछना है, और टीचर भी इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि उनको जवाब देना मजबूरी है। जैसे कि पहला घिसा पिटा क्वेश्चंस कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। एक स्टूडेंट ये पूछेगा ज़रूर कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। इसको पूछने के बाद ऐसा लगता है जैसे बस यही एक रीज़न था उसके सिलेक्शन को रोकने का, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि बुक्स कौन सी पढ़ें। आज उसने जैसे ही क्वेश्चन पूछा है तो अब सारी समस्याएं खत्म हो गई। फिर दूसरा पूछेगा सर इससे भी और ज़्यादा घिसा पिटा क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ें, स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए। और टीचर्स का भी वही रिप्लाई कि देखो घंटे गिनने से कुछ नहीं होता है, टॉपिक अपना कवर होना चाहिए और जितनी देर पढ़ सको उतनी देर पढ़ो। या कुछ थोड़े जोशीले टीचर होते हैं वो 3 घंटे लगातार सिटिंग करो, 4 घंटे लगातार बैठो एक जगह और ऐसा करो वैसा करो। कहने का मतलब ये भी वही एक रिवाज। फिर तीसरा एक स्टूडेंट पूछेगा सर करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें। ठीक है, तो वो भी वही सेम क्वेश्चन सेम आंसर। फिर इनके बाद एक जो चौथा स्टूडेंट रह गया है जिसको अंदर से लगता है कि मैं इन सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, तो मेरा क्वेश्चंस भी जो मेरे क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल इन सबसे अच्छा होना चाहिए। तो वो सोचेगा थोड़ी देर मैं क्या पूछूं। फिर वो खड़ा होकर पूछेगा सर एक बात बताइए, क्या आरएएस के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद उसे लगेगा कि मैंने पूरी क्लास में अपनी एक धाक जमा दी है। अब मेरा ये क्वेश्चंस ऐसे मेरे जो क्वेश्चंस हैं, ये मेरा जो सवाल है, अब ये पूरी क्लास में बवंडर मचा देगा कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। टीचर का भी वही जवाब। टीचर ऐसे हर साल हर तरह के ये देखते ही हैं, वो भी इन चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उनका भी वही जवाब है। कोई भी एग्ज़ाम हो बिना कोचिंग के हो सकता है। आईआईटी हो जाता है, पीएमटी हो जाता है, आईएएस हो जाता है, तो आरएएस भी हो जाएगा। तो मेन बात ये है जब हम किसी एग्ज़ाम को लेकर प्लानिंग पे चर्चा करते हैं तो इन्हीं घिसे पिटे क्वेश्चन से शुरू होकर बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और स्टूडेंट्स की जो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल समस्या है ना तो स्टूडेंट खुद पूछ पाते हैं और ना ही टीचर उनको एड्रेस कर पाते हैं, क्योंकि जो अब टीचर हैं उन्होंने बहुत साल पहले कभी तैयारी की या इस फेज से गुजरे या पहले रह चुके हैं ऑफिसर वो, फिर बाद में वो रिजाइन करके आए या रिटायर होके आए, कुछ भी आए, तो वो एक लंबा प्रोसेस उनको हो चुका है। तो वो भी आजकल जो स्टूडेंट्स की एक्चुअल में प्रॉब्लम है उनसे उतना फेमिलियर नहीं है। फिर क्या करें, तो स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं के बारे में बस आपस में चर्चा करते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और चर्चा करके छोड़ देते हैं। कोई भी एक सॉलिड कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। तो हम आज यहाँ कोशिश करेंगे उन्हीं सारी मुद्दों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की जो एक्चुअल में इस तैयारी के दौरान हर स्टूडेंट के सामने आती है। जैसे आरएएस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। ये खुद ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और आरपीएससी का भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसका मैनेजमेंट। और उसको मैनेजमेंट तो क्या कहें, मिसमैनेजमेंट कहना ज़्यादा सही है। ये आरपीएससी का मैनेजमेंट। एक बार इधर यूपीएससी भी लिख लेते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ ये यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस एग्जाम कंडक्ट करती है। और ये क्या करती है, आरएएस। दोनों को एक बार हम कंपैरेटिवली देखते हैं। मैनेजमेंट इसका तो मिसमैनेजमेंट ज़्यादा सही है। अब देखते हैं एक जो हम जनरल धारणा सुनते हैं आईएएस एग्जाम के बारे में और दूसरी आरएएस के बारे में, तो हमें लगता है आरएएस इजी है और आईएएस टफ है। ठीक है, बात तो सही है, एग्जाम तो है भी ऐसा।
कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी आरएएस एग्ज़ाम ज़्यादा जटिल है आईएएस से। कैसे देखते हैं। आरएएस एग्जाम, आईएएस में 6 अटेम्प्ट होते हैं और 32 साल एज होती है मैक्सिमम जनरल के लिए। मतलब या तो 6 बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या 32 साल के हो चुके हैं, कोई भी एक चीज़ हो चुकी है अगर इनमें से पहले। मान लो आप 28 के हैं लेकिन आप 6 बार दे चुके हैं, तो यहाँ आपकी चांस हो गए ख़त्म। या आप 32 के हैं लेकिन आपने 2 ही बार दिया है, तो भी आपकी चांस ख़त्म। इधर आप देखते हैं, इधर एज है मैक्सिमम 40 और अटेम्प्ट जो हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ, नो लिमिट, ऐसा आरपीएससी कहती है, नो लिमिट। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, ये तो हुई किताबी बातें, प्रैक्टिकली देखें तो आरएएस का एक ही अटेम्प्ट होता है आपके पास, हाँ एक ही। और मैक्सिमम कोई बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं तो उनके लिए हो जाते हैं 2। एज ए स्टूडेंट जब आप डेडिकेट तैयारी कर रहे हैं ना आरएएस की, तो आपके पास एक ही अटेम्प्ट होता है। दूसरा अटेम्प्ट जब आप दोगे तब आप सिर्फ आरएएस पे डिपेंड नहीं हो रहे होगे, आपने कुछ ना कुछ या तो साइड में जॉब कर ली होगी या कुछ दूसरा ये साइड चेंज कर ली होगी, कुछ और कर लिया होगा, शादी वादी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर प्रॉपरली डेडिकेट होके आरएएस के लिए नहीं कर पाते हैं तैयारी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आरएएस 2013 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, फिर 2018 में अभी हो रहा है, ये अभी रनिंग है और अभी चल के रहा है 2021। यहाँ एग्जाम के 3 फेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ एग्जाम के 4 फेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और हाई कोर्ट। हर एग्जाम, हर भर्ती कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में। यहाँ तक कोई पास कर ले फिर हाई कोर्ट ऊपर से देखता रहता है। अभी जैसे 2018 वाले का एग्जाम कर लेते हैं। प्रीलिम्स हुआ 2018 अगस्त में, मेंस हुआ 2019 जून में, और इसका रिजल्ट आया मेंस का 2020 में रिजल्ट आया। इंटरव्यू होने वाले थे 2020 के लास्ट में, दिसंबर में अभी इंटरव्यू की डेट आ गई थी। तो स्लो चल रहा था पर चल रहा था। इंटरव्यू की डेट आ गई थी, एक दिन बचा था, लोग तैयार होने लगे इंटरव्यू के लिए। हाई कोर्ट को अचानक से भनक लग गई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो भाई? आरपीएससी बोले सर हम तो वो एग्ज़ाम का देख रहे थे, वो भर्ती पूरी करवानी थी। भर्ती? एक काम करो, तुम वापस रिजल्ट निकालो। हाई कोर्ट को मामला पसंद नहीं आया। वो बोले नहीं सर, हमारा तो काम कंप्लीट हो गया, पूरा होने वाले थे। नहीं, तो हम क्या ऐसे ही बैठे हैं? हम क्या देखते रहेंगे? चलो वापस रिजल्ट निकालो। कहने का मतलब जो भर्ती 2018 में शुरू हुई थी, 2020 तक आते आते पूरे होने की कगार पे थी। शायद 21 में पूरी हो जाती, अब उसका पता नहीं कब पूरी होगी, क्योंकि अब आरपीएससी कह रही है कि हम फिर आगे याचिका लगाएंगे तो कोर्ट तारीख देगी तो आरपीएससी तारीख पे आएगी, फिर कोर्ट अगली तारीख देगी, फिर अगली तारीख देगी, फिर अगली तारीख देगी। तो ये चलेंगी तारीख पे तारीख, तो 2021 शायद इसी में निकल जाए, पता नहीं। कहने का मतलब जो प्रोसेस 2018 से शुरू हुआ 2021 में अभी ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। 18, 19, 20 और 21, मान के चलिए 4 साल। और अगर ये 21 में पूरा हो जाता है तो 2013, फिर 2016 और 2021 तीनों को मिला के होते हैं 13 से 21 तक 9 साल। और 9 साल में एग्जाम कितनी बार हुआ? फाइनल जो हो जाए, अगर 21 में हो जाता है पूरा, तो 13, 16 और 18 वाला, मतलब 3, 9 साल 3 एग्जाम। अगर 21 में हो जाता है तो संभावना कम है, हो सकता है 22 में हो। एग्जाम होने का मतलब जब ज्वाइनिंग मिल जाए फाइनल सेलेक्टेड लोगों को, तब एक एग्जाम कंप्लीट माना जाएगा। तो एवरेज भी निकालें ना, फास्ट है पिछले 9 साल की, तो 3 साल में एक एग्जाम कराती है आरपीएससी आरएएस का। अब आप सोचिए 3 साल में एक बार आपको मौका मिलेगा आरएएस देने का, यहाँ हर साल आपको मिलता है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप कितने साल आरएएस की तैयारी करोगे, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो? मान लो किसी ने 2013 वाला एग्जाम तो निकल गया, किसी ने तैयारी शुरू की 2014 से, ये सोच के कि 2014 में एग्जाम दूंगा,
14 में हुआ नहीं, उसने सोचा 15 में दूंगा, 15 में एग्जाम नहीं हुआ, 16 में हुआ, उसने कहा चलो 16 में दे देते हैं। अब ज़्यादातर लोग यही सोच के देते हैं कि चलो पहला अटेम्प्ट है, हो सकता है इसमें हो ना हो। 16 में मान लो उसका नहीं हुआ, तो 14 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, 15 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 16 में उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर अगला अटेम्प्ट उसका अभी तक चल रहा है, मतलब 2014 से लेकर 2021 आ गई है, 7 साल, और अभी उसके 2 अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए हैं। ये है प्रैक्टिकली बात। कहने को चांस की नो लिमिट है, लेकिन आरएस के चांस की लिमिट आईएएस से कम है। यहाँ आपको डेडिकेट होकर जब आप अपनी तैयारी का बेस्ट दे रहे होगे, ऐसा आपको एक ही चांस मिलता है, कोई भी एक चांस। कोई बहुत भाग्यवान लोग हैं तो उनके लिए 2 मिल जाते हैं, जैसे किसी ने 13 में भी दिया, 16 में भी दिया, या किसी ने 16 में दिया, उसी साल तैयारी शुरू की थी, मान लो 16 में, उसी साल एग्जाम आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, और फिर 18 में भी आ गया। बाकी प्रैक्टिकली लोगों को एक ही चांस मिलता है आरएस के लिए। तो और फिर उसके बाद हाई कोर्ट है ही, वो हर भर्ती देख ही रहा है, इसीलिए ही है। और हाई कोर्ट की भी गलती नहीं है, हर भर्ती कुछ ना कुछ आरपीएससी से करता ही है। कोर्ट की क्या गलती है? भर्ती में इनकी कुछ कमियां रहती हैं तो मुद्दा कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट अपना काम करता है तारीख पे तारीख देने का। तो ठीक है, ये सारी बात हुई। अब करें क्या? सवाल ये है कि अब क्या करें? आरएस तो अब है जैसा है, अब आरपीएससी तो है ऐसे ही है, अब क्या करें? छोड़ दें तैयारी, ना करें? फिर क्या करें? आईएएस की करें? चलो ऐसा कर लेते हैं, आईएएस की कर लेते हैं, आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं। राजस्थान के रहने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम से हैं, ज़्यादातर एक जैसे बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल से। तैयारी करने पहुंच गए आईएएस की, क्योंकि आरपीएससी तो कराती नहीं है एग्ज़ाम। आईएएस की तैयारी करने पहुंचे हिंदी मीडियम वाले। अब आईएएस में हिंदी मीडियम का एक बार इतिहास देखें। इस बार मतलब अभी जो लेटेस्ट हुआ एग्ज़ाम 2019 जिसका रिजल्ट आया आईएएस, हिंदी मीडियम का जो टॉपर है, जिसकी फर्स्ट रैंक है, उसकी ओवरऑल रैंक है 317। किसमें? आईएएस में। मतलब ना तो उसको आईएएस मिलेगा, ना उसको आईपीएस मिलेगा, ना उसको आईएफएस मिलेगा, मतलब फॉरेन सर्विस। उसको क्या मिला है? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। किसको? जो हिंदी मीडियम का टॉपर है उसको, उसकी रैंक है 317। तो आप बोलोगे हिंदी मीडियम वाले पढ़ते नहीं होंगे, तैयारी नहीं करते होंगे। ठीक है भाई, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप नहीं पढ़ते हो, ये नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, क्या सभी नहीं पढ़ते? जो टॉपर है उसकी रैंक 317? तो ये सोचने वाली बात है, कुछ तो ऐसी हो रही होगी, कुछ गलती, कुछ कमी, कुछ प्रोसेस टॉपर की। और पिछली साल भी यही, इसकी जितनी रैंक अब 317 है, पिछली साल भी यही टॉपर है, और इनकी रैंक शायद 337 या ऐसे कुछ है। टॉपर ना से तो 1-2 रैंक इनके कोई ऊपर नीचे और भी होगा। ये हाल है हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक का। अगर आप सपना देखते हो आईएएस की तैयारी के लिए, जो भी सोचता है वो 2 ही चीज़ें सोचता है, या तो मैं कलेक्टर बन जाऊं या मैं एसपी बन जाऊं। तो जो हिंदी मीडियम का टॉपर है वो ना कलेक्टर बनेगा, ना एसपी बनेगा, ना फॉरेन ऑफिसर बनेगा, वो क्या बनेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। फिर आप क्या करें? हमने तो शपथ ली थी हम तो कलेक्टर ही बनेंगे, ठीक है, या एसपी बनेंगे। फिर वापस आते हैं आरएस पे, भैया 3-4 साल में कराता है, जब भी कराता है, पर अब क्या करें? यही कर लो। ठीक है, यही कर लो, अब करना तो यही है। तो अब यहाँ हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सिस्टम यही है, और खुद को उस अकॉर्डिंग ढालना ही पड़ेगा, यही हमारी मजबूरी है, प्रैक्टिकल यही है। यहाँ पता नहीं कब सुधार होगा, कब नहीं होगा, भगवान जाने। हिंदी मीडियम कब तक ऐसे चलता रहेगा। और अब तो यहाँ भी यही हो गया। इस बार जो 2018 वाले मेन एग्ज़ाम के बाद रिट लगाई थी, किसी ने ये पूछा था कि जो हिंदी मीडियम वालों की मेन एग्ज़ाम की आंसर शीट है, वो जिन प्रोफेसर्स ने चेक की है उनका मीडियम क्या था। कहने का मतलब इंग्लिश वालों की कॉपी इंग्लिश वालों ने चेक की, तो क्या हिंदी वालों की हिंदी वालों ने चेक की? आरपीसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बोल दिया ये गोपनीय है। पता नहीं इसमें क्या गोपनीय। हिंदी मीडियम वालों की कॉपी अगर इंग्लिश मीडियम वाले प्रोफेसर चेक करेंगे तो उनके क्या नंबर आएंगे, क्या वो जांच करेंगे, हम सबको पता है, क्योंकि मॉडल आंसर इंग्लिश में छपा हुआ है, प्रोफेसर उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। आपने हिंदी वालों की एक आदत और होती है, बात को बहुत ज़्यादा अलंकारिक लिखना, थोड़ा गद्य पद्य साहित्य मुहावरे कविता सब उसमें डालना, और वो अच्छी भी बात है, साहित्यिक शैली अच्छी भी लगती है, लेकिन वो अच्छी उसी को लगेगी
जब वो चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला भी आपके फील्ड का, वो हिंदी का तो कम से कम हो जानकार अच्छा। और यहाँ जो जानकार हैं उनको सामान्य बोलचाल की भाषा हिंदी समझ नहीं आती, उनको आपने छंद अलंकार में लिख के सजा के कॉपी दी है, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग छंद अलंकार में 0 सजा के दे देंगे, एक आधा पौना नंबर दे देंगे। जिससे क्या होता है, बहुत कुछ अच्छे लोग यहीं रह जाते हैं अटक के, कोई मीडियम की वजह से, कोई सिस्टम की वजह से, कोई इस प्रोसेस की वजह से, और कई बार बहुत भाग्यशाली लोग, जैसे 2013 में क्या हुआ, कुछ पैटर्न चेंज हुआ, साइंस का कुछ वेटेज बढ़ा, बहुत सारे इंजीनियर सेलेक्ट हो गए। ऐसे कभी यहाँ पहले सीसेट हुआ करता था, बहुत सारे इंजीनियर सेलेक्ट हो गए। तो वो कभी कभी एक बाहर आती है, सबके लिए आती है, हर एग्जाम में आती रहती है, वो एक अलग चीज़ है। तो कई बार उससे लोग बन जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल तैयारी करके बनना चाहते हैं उनको पहले सिस्टम समझ लेना चाहिए। प्रैक्टिकली धरातल पे बात यही है, हम भले ही कितनी ख्वाब देख लें वो अलग चीज़ है। तो अब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हम क्या करें, अब हमें मन में एक बात ये सोच लेनी चाहिए कि आरएस के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक ही चांस मिलेगा। मन से निकाल देना चाहिए कि चांस की कोई लिमिट नहीं है, 40 साल तक की एज है। अगर आप 25 साल के हैं अभी, एक एवरेज में मान लेता हूँ, आरएस में कैंडिडेट की एवरेज एज यही होती है। अगर आप 25 के हैं तो 3-4 साल ही तो आप तैयारी करेंगे मैक्सिमम, तो आप 28-29 के हो जाएंगे। आप 24-25 के भी हैं मान लो, तो 28-29 की आपकी एज हो जाएगी। एक ही चांस दिया आपने अभी तक 4 साल में, क्योंकि आई नहीं वैकेंसी दोबारा। अब आप क्या करोगे, मान लो इसमें आपका नहीं हुआ, एग्ज़ाम तो टफ है ही, आपकी भी गलती नहीं। अब आप क्या करोगे, दोबारा तो भर्ती आएगी अब 4 साल बाद, तब तक आप हो जाओगे 32-33, और दूसरे में नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, अगली भर्ती आएगी 37-38 के, तब आप हो जाओगे। फिर क्या करें, फिर ऑप्शन आपके पास यही बचता है, या तो आप किसी और जॉब में जाएं। और अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, लड़की हैं, तो घर वालों को यहाँ जो रिवाज है इंडिया में है ही, नहीं हुआ शादी कर दो, करियर सेट, बस। और वो सेट क्या, लड़की के लिए करियर ख़त्म। तो कहने का मतलब हमको प्रैक्टिकली ये चीज़ सोच के चलनी चाहिए कि हमें एक ही चांस मिलेगा और हमें उसी में निकालना है। अगर ये धारणा लेके चलेंगे तो ही आपका आरएस क्लियर करने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। बाकी ये किताबी बातें हैं, देखने सुनने में अच्छी लगती है कि 40 तक एज है, कभी भी बन सकते हैं, आराम से करते रहेंगे, और ये सब बकवास बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होना है। एक ही चांस है, बस ही मान के चलना है, और वो भी 4 साल में एक बार आता है। कुंभ का छोटा मेला समझो कि बस 4 साल में एक बार आएगा, और तब भी हो गए तो गए। प्रैक्टिकल बात है कि 5 साल में एक बार आता है। एक गवर्नमेंट अपने कार्यकाल में एक ही बार कराएगी। अब जब नेक्स्ट चुनाव आएंगे तब आरएस होगा, कहने का मतलब 2022 या 23, और वो भर्ती पूरे 5 साल चलेगी। 22 में नोटिफिकेशन आएगा, फिर प्रीलिम्स की डेट आएगी, फिर वो पोस्टपोन्ड होगी, फिर दूसरी डेट आएगी, फिर वो दोबारा पोस्टपोन्ड होगी, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम होने की नौबत आएगी। फिर कुछ लोग कहेंगे हमें भी शामिल करो, हमारा अभी भी ग्रेजुएशन हुआ है तो इसी भर्ती में हमें भी शामिल करो। फिर वो कहेंगे कुछ और पोस्टपोन करो, तो 23 तक तो प्रीलिम्स होगा, फिर इसका 1 साल में रिजल्ट आएगा, फिर मेंस की डेट आएगी, फिर वो पोस्टपोन होगी, फिर उस पर रेट लगेगी, फिर उस पर दोबारा रिजल्ट आएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट कुछ कहेगा, फिर आरपीएससी आगे लगाएगी दोबारा। ऐसा करते करते पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार होगा। प्रैक्टिकली बात यही है, जो सरकार आएगी वो अपने कार्यकाल में एक बार एग्जाम कराएगी। ये कहानी है आरएस की। अगर आपने सपना देखा है ना कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन्हीं 2 में से एक चूज करने का, और ये आपने चूज किया तो यहाँ फर्स्ट रैंक 317 है। यहाँ संभावना ये है कि यहाँ अगर आप उस 3 साल में या एक चांस में अगर हो गए तो यहाँ और प्रॉपर आरएस आपको मिल जाता है तो एसडीएम, और अगर आरपीएस मिलता है तो डीएसपी। और अगर आपकी एज 25 से 28 के बीच में है तब आपका ये मिल जाता है, तो लगभग 55 की एज तक आप कलेक्टर या एसपी बन सकते हो, अगर आपका सपना वही पोस्ट का है। लेकिन आईआरएस, यहाँ आईआरएस तो कभी कलेक्टर बनता नहीं है, एसपी भी नहीं बनेगा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आगे जाएगा, भले ही पद उनका इनसे बड़ा हो जाए आगे, पर प्रॉपर वही पोस्ट की बात है तो वो आपको यहीं मिलेगी। ऑप्शन यही बचता है। अगर आप राजस्थान के हैं और हिंदी मीडियम के हैं तो मान के चलिए प्रैक्टिकली आपके पास ऑप्शन आरपीएससी का आरएएस एग्जाम ही है, जो 5 साल में एक बार होगा, और उसी के लिए आपको पूरा अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब ये तो सारी हुई डरावनी बातें, नेगेटिव, डिप्रेस करने वाली।
तो अब करें क्या भाई, तैयारी छोड़ दें, क्या करें, मर जाऊं? मरने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चांस है, अपने आप को मेंटली पहले सेटल करना है कि सिस्टम ये है। जब हम किसी पानी में कूदने जा रहे हैं तो गहराई नापने की ज़रूरत तो है ही, तो सिस्टम ये है, पता होना चाहिए। प्रिपेयर उसी तरह से होना चाहिए कि जब भी आएगा एक ही बार में निकालना है, एक ही बार में निकालना है, एक ही चांस है। उसके लिए अब शुरू करते हैं कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि एक ही चांस है। ठीक है, प्लानिंग शुरू करते हैं। अब जो वो फालतू के बकवास क्वेश्चन थे, कितने घंटे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, वो सब बकवास है, क्योंकि भर्ती नहीं है। आप पढ़ लो, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो 3 साल के, क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इस पे आते हैं, एक ही चांस। अब कैसे पढ़ें, सिलेबस प्रीलिम्स का पढ़ें, मेंस का पढ़ें, क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन यही। सबसे बड़ी बात तो ये, हमें से ज़्यादातर कैंडिडेट सिलेबस पढ़ते ही नहीं हैं कि उसमें है क्या। हमें एक एक टॉपिक नहीं पता होता है। हम क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर कोचिंग में जो जो पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ते हैं। उसके नोट्स छपे हुए होते हैं, कुछ प्रिंटेड नोट्स होते हैं, कुछ जो क्लास में लिखाए हुए होते हैं, वो जैसे जैसे लाइन बाय लाइन हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता इसमें से हमारे काम का कितना है कितना नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ढेर बनता जा रहा है। लास्ट में हमें नहीं पता होता इसमें से कितना हमने पढ़ा है। जब लास्ट के 10-5 दिन रहते हैं एग्जाम के, तो हमें लगता है पढ़ा तो बहुत है पर याद कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी 10 दिन पहले तैयारी शुरू किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि तो मतलब पहली समस्या तो ये हुई, हम सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ते। तो एक ज़रूरी है कि सिलेबस पे हमारी हमेशा नज़र हो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिलेबस दिया हुआ हो वो कम से कम प्रिंटेड हमारे टेबल पे होना चाहिए हमेशा। उसकी एक एक लाइन, एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए क्या है सिलेबस। अब बात आती है, जब एग्ज़ाम 2 फेज में हो, एक प्री और मेन, दोनों का अलग अलग सिलेबस है, तो पहले मेन वाला पढ़ें कि पहले प्री वाला पढ़ें? सवाल तो सही है। तो इस सवाल का आंसर है इसमें चांस है एक ही। तो इसका मतलब है जब भी ये एग्ज़ाम होगा आपको पूरी तैयारी से देना है, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और पूरी तैयारी से देने के लिए जब प्री हो रहा है ना, तब भी आपकी मेन वगैरह सब तैयारी हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम 3-4 साल में हो रहा है एक बार। और मेंस का सिलेबस प्री से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और वैसे भी आप लॉजिकली कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम के नाम में ही पता है कौन सा एग्ज़ाम है, ये है प्री। ये असल में एग्ज़ाम नहीं है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ये केवल छटनी करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें यह पता चलता है कि जो मुख्य परीक्षा है वो कौन कौन देने वाले हैं। परीक्षा दे कौन कौन सकते हैं, उनका टेस्ट होता है प्री। तो परीक्षा तो मेन है। ये तो ऐसे, ये केवल इसलिए है आपने 1-2 बार आरएएस का प्री पास कर लिया तो आप इधर उधर सोसाइटी में बता सकते हो कि मैं प्री पास हूँ, और इसका कोई बेनिफिट नहीं है बस। और आरएएस में तो कम, आईएएस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। किसी ने 2-3 बार मेन एग्जाम दे दिया तो उसको लगता है कि अब मैं बाकी लोगों से एक स्टेप ऊपर आ गया हूँ, इस समाज में अब मेरा रुतबा बढ़ गया है क्योंकि मैंने 3 बार मेन एग्जाम दिया है। और वो इसी चीज़ को अपने लिए एक अचीवमेंट समझ के जीते रहते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते कि मैंने मेन 3 बार दिया है। दूसरी जगह कहीं उन्हें कुछ मिल नहीं पाता, तब काफ़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। वही यहाँ है, प्री तो आप पास हैं, लेकिन आप सिर्फ प्री ही पास हैं। और हर बार यही होता है कि आप सिर्फ प्री पास हैं। और एग्ज़ाम केवल प्री नहीं होता है, एग्ज़ाम का मतलब है प्री, मेन और इंटरव्यू। इन तीनों को मिला के एग्ज़ाम बोलते हैं एक एग्ज़ाम। जैसे कोई बच्चा बोले 10th क्लास में मैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हूँ, वार्षिक में फेल हो जाता हूँ हर बार, कोई बात नहीं, अर्धवार्षिक में तो पास हूँ, तो क्या हम उसको मान लेंगे तुम 10th में पास हो? रिजल्ट यही आएगा कि आप पास हो या आप फेल हो। ऐसे ही ये पूरा मिला के एक एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट यही आएगा, या आप पास हो या आप फेल हो। कोई भी कहीं भी स्टेज में फेल हुए तो आप पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम में तो फेल ही हैं। अब हो सकता है जो लोग 3-4 बार प्री निकाल लें, 2-3 बार मेंस दे लें, 1-आध बार इंटरव्यू तक पहुंच जाएं, तो वो यहाँ तो फेल हैं, पर हो सकता है किसी इससे कम लेवल की किसी जॉब में जो इससे ईजी हो, जिसमें सिलेबस, उसमें पास हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन इस एग्ज़ाम में तो फेल ही है। इसमें चाहे प्री में फेल हो, चाहे मेंस में फेल हो, चाहे इंटरव्यू में फेल हो, सब बराबर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th में चाहे आप अर्धवार्षिक में फेल हो, चाहे वार्षिक में फेल हो, एक ही बात है, आप 10th में फेल ही हैं। हाँ, लेकिन आप उससे अच्छे हैं जो 9th में फेल है, मतलब उससे यहाँ भी आप अच्छे हैं जो प्री में फेल है और एक मेन में फेल है।
पर मतलब कुछ नहीं है। बात तो ये है, आपने सपना तो देखा आरएएस बनने का, तो चाहे कहीं भी फेल हुए किसी भी स्टेज में, आप फेल ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप सिलेबस की तैयारी करें तो प्री और मेन दोनों को एक साथ लेके करें, और उसमें भी एक साथ में पहले मेंस की तैयारी करें शुरू, क्योंकि मेंस में सिलेबस बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और जब सिलेबस डिटेल में दिया होता है तो हमारे लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। अगर मान लो प्रीलिम्स में केवल हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं, आईएएस की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम के 7 सब्जेक्ट हैं और 7 ही लाइन में सिलेबस खत्म है। अब उसमें पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हम ये नहीं कह सकते ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि केवल हेडिंग का नाम डाल के छोड़ दिया, डिटेल में नहीं लिखा। मेंस में क्या होता है, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के आगे सब पार्ट भी डिवाइड किए हुए होते हैं। कोई भी टॉपिक है जैसे, तो उसमें अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो सब मेंस में डिटेल में लिखा होता है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा बाउंड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स लिख लिख के दे दिए हैं कि हम ये सिलेबस में डाल रहे हैं, और उससे हमारे लिए जो हो जाता है, हमें वो एग्जैक्टली वही टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, पहले प्री की करें या मेंस की करें। पहले मेंस की ही करनी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा यही है। जब इसका सिलेबस हो जाएगा तो इसका ऑब्वियसली हो जाएगा, और अगर कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं तो वो तब की जा सकती हैं जब प्रीलिम्स एग्जाम एकदम नज़दीक हो, 2-3 महीने रह जाएं तो हम उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। पहले हमें तैयारी करनी है मेंस की, और उसमें भी सिलेबस को लेते हुए साथ में एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए। फिर दूसरा सबका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ें, और इसका वही रटा रटा है जवाब कि घंटे गिनने से कुछ नहीं होता। आप सिलेबस देखिए और सिलेबस पढ़ना शुरू कीजिए। जितने घंटे में, जितने टाइम में आपका सिलेबस हो जाए उतना ठीक है। और आरएएस में तो घंटों को लेके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हो कि एग्ज़ाम हर साल होगा, हर एक साल में होगा, तब तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। एक साल में इतने दिन होते हैं और एक दिन में इतने घंटे होते हैं, तो मुझे हर दिन इतना पढ़ना चाहिए। यहाँ यही नहीं पता एग्ज़ाम कितने साल में होगा। मान लो अगर मैं कहूँ कि हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, तो कितने साल तक 10 घंटे पढ़ना है? हो सकता है 5 साल तक एग्जाम ही ना आए। फिर यहाँ तो आईएएस में तो होता था कि भाई हर साल एग्जाम होगा ही होगा, तो हम कह सकते हैं 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है पढ़ो, कम में भी हो जाता है और किसी का ज़्यादा में भी नहीं होता, पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम 3-4 साल में एक बार हो तो उसके लिए कंटिन्यू रहना काफ़ी मुश्किल काम है, लगातार एक चीज़ को एक ही लेवल पे बनाए रखना। तो जोश जोश में जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, जो कि हमारा सबसे बढ़िया टाइम पास है, टाइम टेबल, जैसे ही बोर होने लगते हैं आज किसी ने डांट दिया या कहीं से सुन के आ गए कुछ, बाहर कहीं बेइज्जती हो गई, तो अब बैठेंगे हम, क्या बनेंगे, टाइम टेबल, और 5 बजे जगना, और बस टाइम टेबल ख़त्म। यही जिसने पहली लाइन ये लिखी उसका टाइम टेबल में आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बना रहा है 15 घंटे का। 15 घंटे रोज़ पढ़ना है, 10 मिनट चाय का ब्रेक, 10 मिनट ये ब्रेक डम का ब्रेक, 5 बजे बस स्टार्ट करेंगे और बस रात पढ़ते रात के 12 बजा देंगे, और बस 12 से 5 बीच में सोना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये टाइम पास है, बस मनोरंजन को बीच बीच में बना लिया करें टाइम टेबल। बाकी मेन चीज़ ये समझें कि हमें कंटिन्यू रहना है बहुत लंबे समय तक। ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि जोश में आके हम एक दिन तो बहुत अच्छा कर दें, ठीक है, फिर आदमी 1 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ सकता है, लेकिन 1 साल तक लगातार 10-10 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है उसी मोटिवेशन के साथ। फिर अगली समस्या आती है मटेरियल कि पढ़ें कहाँ से। और ये क्वेश्चन तभी हमारा क्लियर होगा जब हमें पता होगा पढ़ें कैसे। जब हम सिलेबस सामने रख के पढ़ेंगे और उसमें एक एक टॉपिक देखते हुए पढ़ेंगे क्या क्या पूछा है, तब हम मटेरियल ऑब्वियसली अपने आप कलेक्ट करते जाएंगे। किसी भी एक बुक पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक ही के आदमी के वीडियो पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिलेबस उठाएं, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएं, मेरा कितना पार्ट इससे क्लियर हो रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो देखें, किस तरह के क्वेश्चन का नेचर है, और जहाँ से जो भी मटेरियल मिला है वो उतना ही, केवल सेलेक्टिव पार्ट हमें कलेक्ट करना है। और लास्ट में आता है सेल्फ मोटिवेशन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात ही हमने काफ़ी डिप्रेशन वाली की है, काफ़ी नेगेटिव वाली। तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे?
इतना लंबा एग्ज़ाम है, इतना लंबा प्रोसेस है, उसके बाद भी पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, और हो गया एक बार तो पता नहीं दोबारा कब होगा, एक बार बाई चांस फेल हो गए तो फिर ये अभी जैसे मैंने कहा कोई फिजिकल वर्क है नहीं, कोई शारीरिक कार्य है नहीं कि हम बस जोश में आके कर दें और हो जाएगा। लगातार एक ही लेवल पर रह के पढ़ना और लगातार अपडेट होते रहना, नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, करंट अफेयर्स हर दिन टफ होता जाता है, उसके लिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको एग्जैक्टली आपका सपना है, ये आपने सोचा है कि मुझे यही बनना है, और वो भी क्यों सोचा है, ये नहीं कि लाल बत्ती चाहिए, गाड़ी चाहिए, पावर चाहिए, लोगों पे रुतबा चाहिए, दबदबा चाहिए। अगर ऐसे सोच के आप स्टार्ट करोगे तो आपके महीने 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा मोटिवेशन। महीने 2 महीने बाद आपको लगेगा कि नहीं अब छोड़ो यार, परेशान हो रहे हैं। ये आप तभी टिक पाओगे इतना लंबे समय तक, ये आपने सीरियसली सोचा है कि आपको यही बनना है, यही आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य है, इसी को पाकर ही आप सेटिस्फाई हो सकते हो, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको इस काम से प्यार होना चाहिए, ना कि इस काम की जो आभा मंडल है, जो बना हुआ है चारों तरफ रुतबा, लोगों में एक दबदबा बनाना है, सत्ता हासिल करनी है, डराना है, धमकाना है, जो दिखाते रहते हैं जैसे कि न्यूज़ व्यूज में सब कुछ, हम उससे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। कलेक्टर ने ये कर दिया, एसपी ने वो कर दिया, कलेक्टर जाके स्कूल में पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, तो हमें काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, जबकि वो काम कलेक्टर का है नहीं पढ़ाना, उनको पढ़ाना था तो टीचर होना चाहिए था। लेकिन उनको स्टार्टअप चाहिए बनने के बाद, उनको लगेगा कि मैं यहाँ टीचर्स को जाके झाड़ दूँ 2-4 को तो मेरे को अच्छा फील होगा। खैर, हमें काम प्यार होना चाहिए उस काम से कि वो काम एग्जैक्टली है क्या। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन या जिसको पुलिसिंग ये सब पसंद है उसको ही इसमें जाना चाहिए। जिसको यहाँ जाके स्टार बनना है उसको स्टार वाले काम ढूंढने चाहिए बजाय कि इन सब चीज़ों के, क्योंकि आप लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। महीने 2 महीने में आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बजाय आपने यहाँ भी टाइम वेस्ट किया, फीस यहाँ जमा कराई किसी कोचिंग में, फिर यहाँ से चेंज करके दूसरे फील्ड में जाओगे, फिर वहाँ भी आप परेशान होगे। इसलिए अगर आपका इसी के लिए सपना है तो ही आप ट्राई करें और अच्छे से करें। चांस एक ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखें। और सिलेबस पहले पढ़ना है, जितने दिन में सिलेबस हो जाए उतना टाइम पढ़ना है, उसको डिवाइड करके मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग कलेक्ट करना है। और आरपीएससी की चिंता किए बिना पढ़ना है, ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि आरपीएससी कैसे कराएगी एग्ज़ाम, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है नहीं, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनकी चिंता करने से कुछ होना है नहीं। हमें केवल अपने काम पे ध्यान देना है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जब भी एग्ज़ाम आए हमें तभी वो क्लियर करने पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने सोचा है कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का, तो एक हिंदी मीडियम से और राजस्थान से हम हैं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है। तो ये तो बात हो गई इसकी, सिलेबस वगैरह क्या कैसे पढ़ना है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस प्लानिंग के बाद जैसे वैक्सीन हम पहले पढ़ ही चुके हैं, और वो भी इसके मेन एग्जाम के सिलेबस का ही पार्ट है, तो चूंकि वो आधा कुछ 1-2 टॉपिक उसमें हो गए, फेजेज ऑफ ट्रायल्स वगैरह, वो भी करंट अफेयर्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। इवन उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में तो पूछा भी जा चुका है वो इंटरव्यू में। तो वैक्सीन हम कर चुके हैं, तो उसी चैप्टर का जो चैप्टर है मेन एग्जाम में, एक भोजन और स्वास्थ्य, मतलब फूड एंड हेल्थ, उसी में वैक्सीन वाला चैप्टर हो चुका है। उसी में नेक्स्ट टॉपिक हम इम्यूनिटी, अब वैक्सीन से जुड़ा हुआ ही इम्यूनिटी कर लेंगे। और इम्यूनिटी के बाद जो उसमें कुछ और बचेंगे, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप्स, किसका ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, किसका नहीं चढ़ाया जा सकता, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बीमारियां क्या क्या होती हैं, फिर उसमें भोजन या मतलब फूड को लेके जो कुछ टॉपिक हैं, मतलब बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये सारा टॉपिक हम पहले इसका यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसमें वैक्सीन हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। अभी यहीं तक रखते हैं।